रामभाव मार्गी प्रबोधिनी के अध्यक्ष श्रीमान गोपीनाथ जी, श्री विनोद तावड़े जी, श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, रेखा ताई, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, मुझे कभी रामभाव के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, क्षेत्र में संपर्क कैसे हो, उन सभी विषयों पर हमेशा रामभाव का उदाहरण हम सुनते आए थे। जब भी हम कार्यकर्ता के रूप में अभ्यास वर्ग में जाते थे तो सभी वरिष्ठ नेतागण रामभाव के जीवन के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते थे और उन्हीं की स्मृति में ये प्रकल्प प्रमुखतया भारत के भाग्य बदलने के लिए किस प्रकार के कार्यकर्ता हो, कैसी कार्यशैली हो, कौन सी कार्य योजना हो और किस प्रकार से उस कार्य योजना को लागू करने का रोडमैप हो, उन्हीं विषयों पर विचार विमर्श करते करते और वो भी आंख कान बंद करके नहीं, विश्व में कहीं पर भी अच्छा हो तो उसको जानना, समझना, स्वीकार करना, राजनीतिक अस्पृश्यता से मुक्त होकर के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी राज्य के विचार वाले व्यक्ति ने अगर अच्छा किया है तो उसका भी आदर करना, उसका भी स्वीकार करना, इस प्रकार के भाव के साथ ये प्रकल्प चला है। और इसलिए विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने जिन जिन लोगों के नाम दिए थे उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी जीवंत संस्था, एक ऐसी जीवंत व्यवस्था, एक ऐसा प्राणवान प्रयास अविरत रूप से चालू रखा है और जिसका लाभ देश और विदेश के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले अनेक लोगों को मिला है। उनको प्रेरणा भी मिली है, ताकत भी मिली है, रास्ता भी दिखाई दिया है और चलने की आदत भी लगी है। और इस प्रकार का प्रयास करने के लिए मैं इन सभी बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देश को स्वराज्य मिला, लेकिन सुराज्य मिला है क्या? ये प्रश्न देश आजाद हुआ तब से अब तक लगातार गूंजता रहता है और ये हम सबका दायित्व है कि इन सवालों के जवाब हमको खोजने पड़ेंगे। एक मान्यता बन गई है कि छोड़ो यार, सब बेकार है, छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, पता नहीं पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे इसलिए यहां पैदा हुआ। सब ऐसे ही है भाई, अपना घर भरेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ो यार, ऐसा तो कुछ होना ही नहीं है। कहीं पर भी जाइए, आप
आप 10 लोगों से बात करोगे, 8 लोगों के मुंह से यही स्वर निकलता है, यही स्वर सुनाई देता है, घोर निराशा। सब लोग मान चुके, सब डूब चुका है। भाइयों बहनों, बाकी क्या करे, कैसे करे, कौन करे, कब करे, कब तक करे, इन सवालों के जवाब उचित समय पर शायद मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले उस सवाल का जवाब हमें देना होगा, 120 करोड़ देशवासियों को देना होगा। और वो प्रमुख आवश्यकता है विश्वास होना। इस हालात में भी, इस व्यवस्था के तहत भी दुनिया बदली जा सकती है। ये जो बहानेबाजी खोजी जा रही है, नहीं इसके कारण ये नहीं हुआ, फलाने कारण नहीं हुआ, ढिकने कारण नहीं हुआ, तब तो कभी सुराज्य नहीं आ सकता। गिवन सिचुएशन में ही परिवर्तन लाना पड़ता है। किसी गृहिणी को हफ्ते पहले अगर बता दिया जाए कि 6 मेहमान आने वाले हैं और वो खातिरदारी ढंग से करे, वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अचानक दोपहर 12 बजे 6 मेहमान आ जाएं और 1 बजे की ट्रेन पकड़नी है, और तब जिस प्रकार से वो मैनेज कर करके खाना वाना खिला देती है, तब पता चलता है कि यहां कुछ दम है। गिवन सिचुएशन में हम परिवर्तन कैसे लाते हैं? और मैं मित्रों गुजरात अनुभव से कहता हूं और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, हकीकतों की धरातल पर खड़े रह करके कहता हूं, यही संविधान, यही नियम, यही कानून, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही सेक्रेटरिएट, ये सब रहते हुए भी स्थितियां बदली जा सकती हैं। इरादे नेक होने चाहिए। और अगर इरादे नेक हैं तो इच्छित परिणाम प्राप्त करने की संकल्प शक्ति भी और प्रबल हो जाती है। और इसलिए मैं पुणे की धरती पर एक कहना चाहता हूं कि निराश होने का कोई कारण नहीं है। और आप तो पुणे की नगरी में हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की छाया, मित्रों ये दुर्भाग्य रहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जब भी चर्चा होती है, घोड़े पर और तलवार इसी के आसपास हमको याद करते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो गुड गवर्नेंस की दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी सबसे ऊंचाई पर। और आज के शासकों को तो
छत्रपति शिवाजी की तरह इतनी भागा दौड़ी भी नहीं है, इतनी युद्ध भी नहीं है और इतनी परेशानी भी नहीं है। उस समय जिंदगी का सर्वाधिक समय घोड़े पर बिताया हो, हर पल तलवार चलाने के सिवाय कुछ काम बचा न हो, ऐसे संघर्ष के वायुमंडल में भी किस प्रकार से उन्होंने गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम उठाए थे। अष्टप्रधान की व्यवस्था वो अपने आप में टीम स्पिरिट का उदाहरण था। इतना ही नहीं, उन्होंने डायनेस्टिक व्यवस्था को खत्म किया था और किसी परंपरागत जिसको अधिकार मिल जाते थे, कोई इनामदार हो जाता था, कोई फलाना हो जाता था, इस सबको उन्होंने योग्यता के साथ जोड़ दिया था। अगर योग्यता है तो व्यवस्था मिलेगी। मैं तो इतना बड़ा समंदर, ये भी विश्व व्यापार का और सुरक्षा का दोनों तहत काम आ सकता है, ये दृष्टि छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। नेवी की भेंट एक बहुत बड़ी आज हमारे लिए अमानत बनी हुई है। ये सारी चीजों को अगर देखें, आज भी इतने सालों के बाद महाराष्ट्र में पानी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उस पर पुरानी चीजें जो खुदाई में हाथ लगती हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने की एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर के नमूने आज भी उपलब्ध होते हैं। यानी संघर्ष के उस कालखंड में भी इस महापुरुष ने एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किए। लेकिन मुझे मालूम नहीं इन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज से भी कुछ सीखने की फुर्सत है कि नहीं है। मित्रों, आज गुजरात की चारों तरफ चर्चा हो रही है और इसलिए स्वाभाविक है, मेरी बातचीत में उदाहरण शायद अगर गुजरात के मैं दे भी दूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं यहां गुजरात की वाहवाही करने के लिए आया। सवाल अप्रोच का है। मित्र, एक शब्द सरकार में बहुत महत्वपूर्ण होता है, फाइल। सारी सरकार उसी पर चलती है, FILE। मित्रों, सुराज जलाने के लिए और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम करने की आवश्यकता है। ये जो 4 अक्षर है ना, उसका प्लेसमेंट बदलना है। FILE को LIFE करना है। मित्र, फाइट में अगर लाइफ ला दें हम, तो सूरज जाना शुरू हो जाता है। मित्र, मैं इस देश में स्वराज्य के लिए संबंधित जो लोग सोचते हैं, उन सभी पंडितों से को निमंत्रण देता हूं कि देश को 60 साल से अधिक समय हो गया चुका है। इस देश ने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, अलग अलग विचारधारा वाली सरकारें देखी हैं, अलग अलग प्रायोरिटी रखने वाली सरकारें देखी हैं। 60 साल के इस कालखंड में हर प्रकार के नमूने देश के सामने आ चुके हैं। और निकट भविष्य में कोई नए नमूने आने की संभावना नहीं है। यही मॉडल्स हैं। नमूना शब्द अंग्रेजी में बोल दो मॉडल। ये मॉडल बोले तो अच्छा लगता है, नमूना बोलते हैं बुरा लगता है। इस देश ने कांग्रेस के गवर्नेंस का मॉडल देखा है,
इस देश ने कम्युनिस्टों के गवर्नेंस का मॉडल देखा है। इस देश ने बीजेपी के सरकारों के गवर्नेंस का मॉडल देखा है। इस देश ने प्रादेशिक पक्षों की गवर्नेंस का मॉडल देखा है। इस देश ने मिलीजुली सरकारों के गवर्नेंस का मॉडल देखा है। इस देश ने परिवार की पार्टियों के गवर्नेंस के मॉडल देखा है। हर प्रकार के मॉडल देखे हैं। इस देश के पॉलिटिकल पंडितों से मेरा निमंत्रण है, अर्थशास्त्रियों से निमंत्रण है, समाजशास्त्रियों से निमंत्रण है। इन 60 साल में जितनी सरकारें आई हैं, एक 12, 15, 20 पैरामीटर तय करके किस सरकार ने अपने कालखंड में क्या काम किया था, गुड गवर्नेंस के तराजू में वो कहां बैठता है, अगर इसको हम जांच पड़ताल करेंगे, मैं विश्वास से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, या चाहे कर्नाटक की हो, या राजस्थान की हो, या महाराष्ट्र में कुछ समय मिलीजुली सरकार का अवसर मिला हो, हर प्रकार के मॉडल को देख लीजिए, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देख लीजिए। मैं विश्वास से कहता हूं कि उतने ही कालखंड के अंदर उत्तम से उत्तम जन सुविधा के लिए काम करने का काम, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का काम अगर किसी एक व्यवस्था ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये मैं विश्वास से कहता हूं। सिर्फ गुजरात नहीं, गुजरात के सिवाय भी अन्य राज्य जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, उन्होंने औरों की तुलना में बहुत अच्छा किया है। हो सकता है अपेक्षाएं हमसे ज्यादा होगी, कांग्रेस वाले या अन्य पार्टियों के समझ छोड़ो यार कुछ करने वाले नहीं, लेकिन अगर हमने अरे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, हमसे अपेक्षाएं ज्यादा है और हमें ज्यादा अपेक्षाओं के योग्य हमें अपने आप को बनाना भी है। और ये रामभाव मार्गी के प्रबोधिनी के माध्यम से हमें यही तो सीखना है कि हम जन अपेक्षाओं के अनुकूल भी परिणाम कैसे लाएं और उस दिशा में प्रयास करें तो परिणाम हो सकता है। मित्रों, क्या अनुकूल स्थिति हो तभी काम होना चाहिए? क्या प्रतिकूल स्थिति में काम नहीं हो सकता है? मैं उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र का किसान भी कपास की खेती करता है, गुजरात का किसान भी कपास की खेती करता है। महाराष्ट्र और गुजरात कोई यहां है और कोई अमेरिका के उस पार है, ऐसा तो है नहीं, भी अगल बगल में है। अच्छा, यहां पर तो नदियां भी हैं, जहां पानी भी है। हमारे यहां तो एक नर्मदा मैया के सिवाय कोई नदी नहीं है। 10 साल में 7 साल अकाल रहता है मेरे राज्य में। लेकिन क्या कारण है कि कपास जोतने वाला किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या करता है और गुजरात का किसान चीन के बाजार में डंके की चोट पड़ता है। हर किसी को राजनीतिक भाषा ही बोलने की फुर्सत है। अगर हम उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उसको अगर उभार करके देखें और जो अच्छा है उसको अपनाएं तो हम कितने किसानों की जिंदगी बचा सकते थे। मित्रों, मुझे याद है 2001 में गुजरात में कपास का उत्पादन होता था 23 लाख गांठ, 23 लाख बेल्स। इस वर्ष हुआ है 1 करोड़ 23 लाख बेल्स। मित्रों, सरकार कैसे होनी चाहिए? हमारे देश में पहले क्या था, लोगों को फील होता था सरकार है, कब गांव में पुलिस वाला आता था, यही मॉडल था। कोई डॉक्टर आए, कोई एम्बुलेंस आए, बीमारी है तो कोई चिंता करने के लिए आए, वो माहौल ही नहीं था। तो हमने उस दिशा में बनाने का प्रयास किया और उसके परिणाम ये आए हैं कि सामान्य मानवी को लगता है। मित्रों, अगर चुनाव का वर्ष हो तो राजनेता क्या करते हैं?
मेरे यहाँ चुनाव का वर्ष है, 2-3 महीने के बाद मेरे यहाँ चुनाव आएगा। उस समय पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी क्या होती है, सरकार में बैठे उनकी एक्टिविटी क्या होती है, आपको जानकर के हैरानी होगी। मैंने क्या किया, कई लोग मुझे पूछते थे, मोदी जी चुनाव का वर्ष है, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे पूछते थे। मैंने क्या किया, मेरे यहां बारिश शुरू होने से पहले मैंने पशु आरोग्य मेला लगाया और करीब 2.5 करोड़ पशु को वैक्सीनेशन, कोई सर्जरी, जो भी, मैंने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया। और मैंने उसके उद्घाटन समारोह में कहा था, मैंने कहा ये मेरा कोई वोटर नहीं है, ये 2.5 करोड़ पशु वोट देने के लिए जाने वाला नहीं है। कमिटमेंट इस प्रकार का होना चाहिए। और यही स्वराज्य के पैरामीटर में यही बातें आती है कि आपकी प्राथमिकता क्या है भाई, और इस प्रकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम क्या आया है। मित्र, इस दशक में गुजरात में दूध के उत्पादन में 60% बढ़ोतरी हुई है, 60%। अब ये किसान है या पशुपालक है जिसके घर में गाय भैंस है, उसके घर में आय बढ़ी है, और उसके कारण एकाध बार अगर फसल खराब भी हो गई, कुदरत रूठ गई, बीज गलत आ गया, दवाई गलत डाल दी और फसल खराब हो गई, किसान का साल बिगड़ गया, तो दूध के सहारे 2 अगर घर में पशु हैं तो भी वो जिंदगी का गुजारा कर लेता है, आत्महत्या करने की नौबत नहीं है। ये सोचा नहीं जा सकता है क्या? सोचा जा सकता है, लेकिन सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। मित्रों, हमने एग्रीकल्चर को भी 3 हिस्सों में बांटा है, और 3 हिस्सों में इसलिए बांटा है कि हमारे देश में आज एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना उत्तम प्रकार का नहीं है कि हम हर चीज की गारंटी दे सकें। जब होगा तो होगा, कोशिश करते भी रहे, लेकिन क्या तब तक हम किसानों को मरने दें? हमने एग्रीकल्चर को 3 हिस्से में बांटा। 1/3 रेगुलर जो वो खेती करते हैं, जो भी पकाते हैं, वो हिस्सा। 1/3 पशुपालन, और 1/3 वृक्षों की खेती। और वृक्षों की खेती को भी 15 साल 20 साल के बाद उसको काट सकता है, बेच सकता है। इन तीनों में बैलेंस करने के कारण एकाध चीज में नुकसान हो गया तो 2 चीजों से उसका सहारा चल जाता है। अब ये चीज समझ नहीं आ सकती है, आपको आ गई, वहां नहीं आती। मित्रों, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, हमारे यहां चारों तरफ यही चिल्लाहट थी, खेत किसान क्या करेगा, पानी नीचे जा रहा है, 1200 फीट तक पानी नीचे चला गया, फ्लोराइड वाला पानी आ रहा है, क्या करेंगे। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा अभियान चलाया, मास मूवमेंट चलाया, एक जन आंदोलन खड़ा किया। मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं। एक गुजरात अपवाद है कि जहां पर वाटर टेबल ऊपर आ रहे हैं, और वाटर टेबल ऊपर आने के कारण क्या हुआ, पानी के महत्व को समझिए। पानी बचाना, ड्रिप इरिगेशन में जाना, हर प्रकार की चीजों को किसानों ने स्वीकार किया, और उसका परिणाम ये आया है कि आज एक समय 10 में से 7 साल सूखा रहने वाला राज्य आज एग्रीकल्चर में लीड करने लगा है। लेकिन अच्छा शासक वहां अटकता नहीं है।
और इसलिए गुड गवर्नेंस से बात समाप्त नहीं होती है। समय की मांग है प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस। और इसलिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं P2G2, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस। अगर मेरा किसान फसल पैदा करता है तो मुझे नेक्स्ट स्टेज अभी से सोचना होगा वैल्यू एडिशन। अगर वैल्यू एडिशन की व्यवस्था नहीं है तो फिर एक बार वो ज्यादा फसल के कारण मर जाएगा। और इसलिए अगर मान लीजिए टमाटर की खेती करता है तो केचप की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। आम ज्यादा पक रहे हैं तो आम का अचार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कॉटन पैदा करता है तो धागा बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, कपड़ा बनाने की होनी चाहिए, रेडीमेड गारमेंट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अगर आप वैल्यू एडिशन चेन की तरफ पहले से सोचते हो तो आपका किसान एक भरोसे के साथ जिंदगी को दांव पे लगा सकता है, वो रिस्क लेने को तैयार होता है। और जब तक आपका हर नागरिक रिस्क लेने को तैयार नहीं होता है तब तक इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं करती है। हर एक में हिम्मत होनी चाहिए, मैं हाँ चलो करूं, ये करना पड़ता है। क्रिकेट में भी मित्रों, अगर कोई खिलाड़ी साहस करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, वो टीम कितना ही अच्छा मैदान क्यों ना हो, विजेता नहीं होती है। हर खिलाड़ी को अपना साहस दिखाना पड़ता है, जन सामान्य को जोड़ना पड़ता है। मित्रों, गुड गवर्नेंस के लिए दूसरी एक आवश्यकता है। हमारे देश में ये माना गया है, लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया है कि हम वोट देंगे और वोट के माध्यम से एक प्रकार से हम तुम्हारे साथ एमओयू करेंगे कि देख भाई ये 5 साल के लिए तुमको कारोबार दिया, 5 साल में हमारी ये सारी अपेक्षाएं पूरी करके दे दो, वरना फिर देखा जाएगा। दूसरे 5 साल तक ये बेकार निकला, दूसरा फिर उसके साथ एमओयू, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ऐसा कर रहे हैं कि 5 साल के लिए इस सेट ऑफ पीपल को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम हमारा अच्छा करो। मित्रों, ये लोकशाही का बड़ा सीमित अर्थ हमने कर दिया है। सिर्फ वोट देकर के सरकार पसंद करना और उसको कारोबार दे देना, इससे बात नहीं बनती है। गुड गवर्नेंस के लिए पहली शर्त होती है जन भागीदारी। हर चीज में जन भागीदारी होनी चाहिए। जनता को भरोसा होना चाहिए कि काम मेरा है, हम करेंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमें अगर विकास करना है तो विकास एक जन आंदोलन बनना चाहिए। सिर्फ जन भागीदारी नहीं, जन आंदोलन होना चाहिए। और गुजरात का आज जो बदलाव आया है उसका मूल कारण यह है कि हमने एक जन आंदोलन खड़ा किया है। हर नागरिक को लगता है कि यार मुझे विकास करना है, जन आंदोलन में परिवर्तित किया। मित्रों, जन आंदोलन में कैसे परिवर्तन आता है और क्या फर्क होता है, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझा सकता हूं। देखिए, 1857 से अगर इतिहास की ओर देखें, उसके पहले भी उतना ही समृद्ध इतिहास है, लेकिन मान लीजिए 1857 से देखें, 1857 से लेकर के 1947 तक इस देश में आजादी के लिए मरने वालों की संख्या कम नहीं थी। कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा, कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा कि हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में वंदे मातरम कहते हुए फांसी के तख्त पर कोई नौजवान न चढ़ा हो। कोई ऐसा कोना न हो कि जिसमें किसी ने बलिदान न दिया, हर एक ने दिया। और मरने वालों का तांता लगता था, एक गया तो दूसरा तैयार होता था। कभी भी वो आग बुझी नहीं थी। लेकिन गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या था? गांधी ने क्या किया? उस आजादी की ललक को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आप झाड़ू भी लगाते हो तो झाड़ू लगाने वाला भी बोलता है मैं आजादी के लिए झाड़ू लगाता हूं। कोई चरखा काट रहा है तो वो भी कह रहा है मैं आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई तकलीफ लगा रहा है तो बोले मैं आजादी को कर रहा हूं। कोई प्रौढ़ शिक्षा का काम कर रहा है तो बोले मैं आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई कहता है मैं विदेशी कपड़े नहीं पहनूंगा तो बोले आजादी के लिए कर रहा हूं। यानी आप जो भी काम कर रहे हो आजादी के लिए कर रहे हो, ऐसा एक अद्भुत मैसेज महात्मा गांधी ने दिया।
और हर सामान्य मानवी को लगा कि आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कोई फांसी के तख्त पर चढ़ने की जरूरत नहीं, हम इतना कर करके भी आजादी के सैनिक बन सकते हैं। और हिंदुस्तान का हर नागरिक गांधी के नेतृत्व में आजादी का सैनिक बन गया और आजादी को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। मित्रों, हिंदुस्तान में देश आजाद होने के बाद उसी स्पिरिट को, जो स्पिरिट स्वराज्य के लिए था, उसी स्पिरिट को स्वराज्य के लिए कन्वर्ट कर दिया होता तो आज तो देश दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में आके खड़ा हुआ होगा। लेकिन वो नहीं। गुजरात की आज जो सफलता है उसका एक कारण है, हर नागरिक को लग रहा है, हर व्यक्ति गर्व से कहता है। आप वहां जाकर ऑटो रिक्शा वालों को मिलेगा ना, वो भी कहता है हाँ हम विकास के भागीदार हैं, हमारे गुजरात का विकास करना है, हम ये करेंगे वो करेंगे। मुख्यमंत्री बोलता है ऐसा नहीं है, सरकार बोलती है ऐसा नहीं है, जन सामान्य बोलता है। और इसलिए विकास को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और सरकार ने डिलीवरी सिस्टम ठीक करना चाहिए। मित्रों, राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। उनको घर की सब बात मालूम थी। देखिए, इतना तो था, कम से कम स्वीकार किया था। अभी जो लोग हैं स्वीकार ही नहीं करते, मानने को तैयार नहीं है। मित्रों, हमने तय किया, क्यों गांधीनगर से 1 रुपया निकले, गरीब के घर तक पूरे 100 पैसे क्यों नहीं पहुंचे। मित्रों, हमने गरीब कल्याण मेला का प्रयोग किया। सरकार को ढूंढने के लिए गरीब जाए, वो एप्लीकेशन करें, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक टेबल से दूसरे टेबल घूमता रहे, एक बेचारे का कल में। और तब तक कोई न कोई बिचौलिया पहुंच जाता है, अच्छा आपको विडो का पेंशन चाहिए, मैं करवा दूंगा, इतना लगेगा। फलाना चाहिए, मैं करवा दूंगा, इतना लगेगा। हमने नियम बदल दिया। मैंने सरकार के अधिकारियों को कहा, गांव में जाओ, ये योजनाएं हैं, ये योजनाओं के लाभार्थी आप खोज के ले आओ। अगर विकलांग के लिए योजना है तो तुम्हारे पास लिस्ट है, विकलांग कितने लोग हैं, तुम कौन भाई ये योजनाएं बताओ, तुमको मिली है नहीं मिली है, चल आ जाओ, ले जाओ। विडो है, इतनी योजना ले जाओ। स्कूल की बालिका है, तुमको साइकिल मिली है नहीं मिली है, ले जाओ। मैंने अफसरों की जिम्मेदारी लिया और गरीब कल्याण मेले लगाए। मित्रों, हजारों की तादाद में गरीब कल्याण मेले लगाए और लोगों को अगर अभी मार्च में हमारा बजट पारित हुआ ना, मैं जुलाई में बता रहा हूं आपको कि सोशल सेक्टर का ये जो बजट था उसका काम हमने अप्रैल एंड में पूरा कर दिया। मित्रों, का थोड़ा सा भी बदलाव लाए तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं, हम एक विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ टूरिज्म ये केस स्टडी जैसा बनने जैसा है। ये जो MBA वाले यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन्होंने केस स्टडी करना चाहते। आपने देखा गुजरात कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। गुजरात में नेवर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लोग जाएंगे तो आगरा जाएंगे, जयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, रण देखना है तो जैसलमेर जाएंगे। हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं। हम उनके लिस्ट में नहीं देता। अच्छा, गुजरात इज अ बेस्ट टूरिस्ट। कहीं पर भी जाओ साहब, आपको मिलेगा कैंप जो। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में टूरिस्ट प्लेस पर चले जाइए, आप दुनिया के किसी देश में टूरिस्ट प्लेस पर चले जाइए, 3 दिन रहो और कोई गुजराती ना मिला तो दिन नहीं हो सकता। और 5 स्टार होटल में डिब्बा खोल करके वो थेपला खाएगा। लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गीर का लायन था हमारे पास, को देखने को फुर्सत नहीं किसी को। सोमनाथ, द्वारिका, कच्छ का रण क्या नहीं था, सब था। हमने एक एग्रेसिव कैंपेन चलाया पिछले 2-3 साल से हम लगे हैं। और आज स्थिति क्या है, हर कोई बोलता है
कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। क्या स्थिति बदली नहीं? ये आपके सामने है सर, ये सब आपने 2-3 साल में सुना है। मित्रों, हिंदुस्तान का जो टूरिज्म का ग्रोथ है, मेरे यहां उसका टूरिज्म ग्रोथ 40% ज्यादा है, भारत के एवरेज से 40% ज्यादा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप गिवन सिचुएशन में भी निर्धारित करते हो कि हमें परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब कभी कभी हम लोग सोचते हैं वो पुरानी घिसी-पिटी अपनी व्यवस्थाएं, घिसी-पिटी पद्धतियां, मित्रों शिक्षा में हमें आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहिए। किसी ने तो सोचना चाहिए। मैंने जब गुजरात की जिम्मेवारी ली तब मेरे यहां 11 यूनिवर्सिटी थी, आज 41 यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी की भी विशेषताएं हैं। मित्रों, दुनिया में सबसे पहली एक यूनिवर्सिटी हमने बनाई, दुनिया में, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। दुनिया में कहीं पर भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस में क्लासेस है उसके। और आज दुनिया के इस क्षेत्र के मास्टर माने जैसे इजराइल समेत के देश उसके पार्टनर है। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे यहां एक प्रकार से उसने ग्लोबल जगह प्राप्त कर ली है। दूर का सोचने से कैसा होता है, इसका उदाहरण है। मित्रों, हिंदुस्तान में सबसे पहले हमने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें हम टीचर तैयार कर रहे हैं। हमारे देश में ग्रेजुएट होना, उसके बाद बीएड करना, एमएड करना, फिर टीचर बनना एक परंपरा है। लेकिन हमने नई पद्धति दाखिल की, 12th के बाद ही उसे पता होना चाहिए मुझे टीचर बनना है उस यूनिवर्सिटी में। और उसको सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन टैक्ट, सारी चीजें सिखाते हैं और बेस्ट टीचर तैयार करने का हम काम कर रहे हैं। फिर तो यहां बैठे हो किसी भी व्यक्ति को पूछो कि आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण इच्छा क्या है, एक, यहां बैठे हुए सब जवाब देंगे कि मेरे बेटे की अच्छी शिक्षा। हर एक की पहली प्रायोरिटी है अपने संतानों की अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा अच्छे भवनों के कारण नहीं आती है, कितना बढ़िया बिल्डिंग है उससे नहीं आती है। अच्छी शिक्षा के लिए जरूरत होती है अच्छे टीचर की। और गुजरात इज द फर्स्ट जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन IITE टीचर्स तैयार करने की यूनिवर्सिटी तैयार की है। और मित्रों, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% पॉपुलेशन हमारी 35 से नीचे है। मित्रों, हम लोगों ने सपना देखना चाहिए। ये हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं, सॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, वो करें, लेकिन सपना होना चाहिए हम दुनिया में टीचर एक्सपोर्ट करेंगे। मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर की दुनिया में जरूरत है, मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की जरूरत है। और मित्रों, एक टीचर वहां जाता है तो क्या होता है, किसी देश में जब टीचर जाता है ना, वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर के जाता है। पीढ़ियों की पीढ़ियां साथ बदली जा सकती है, पूरे विश्व को अपने बाहुपास में ले सकते हैं। सपने होने चाहिए। मित्रों, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने यूनिवर्सिटी शुरू की है, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। आज हमारे देश में अगर आप 6 फीट ऊंचाई है, सीना फुलाना जानते हो, दौड़ना जानते हो, तो आप दूसरे दिन पुलिस वाले बन जाते हो और आपके हाथ में कानून आ जाता है, डंडा आपके हाथ में आ जाता है। 6 महीना 8 महीना ट्रेनिंग हो जाती है, बदलाव क्यों नहीं आता है?
मित्रों, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है और 10th के बाद 12th के बाद जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस में जाता है उसका ग्रेजुएशन वहीं होगा, उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, उसको लॉ भी पढ़ाया जाएगा, उसको क्रिमिनल साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, उसको मॉब साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी और बेस्ट पुलिस फोर्स कैसे बने उस दिशा में हम काम करें। बदला जा सकता है मित्रों। इतना ही नहीं मित्रों, दुनिया में पहली बार एक ऐसी यूनिवर्सिटी हमने शुरू की है जिसकी शायद आप भी कल्पना नहीं कर सकते। वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिसने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनाई है, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। और चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के पीछे सपना हमारा ये है कि मित्रों, आज पहला हमारा परिवार अपने आप में एक यूनिवर्सिटी था, जॉइंट फैमिली। बच्चे का संपूर्ण विकास होता था परिवार में। वो दादी से एक सीखता था, दादा से दूसरा सीखता था, चाचा से एक सीख लेता था, चाची से दूसरा सीखता था, बड़े भाई से सीखता था, छोटे बहन से सीखता था। एक प्रकार से जीवन में हर प्रकार का उसका मल्टीफेसेट डेवलपमेंट होता था। लेकिन आज माइक्रो फैमिली हो गए। माइक्रो फैमिली में भी माँ भी सुबह चली जाती है, बाप भी चला जाता है, बच्चा आया के पास होता है। क्या होगा मित्रों इनका? हालत ये है कि आज अगर आप 10 बच्चों को ले जाकर के खिलौने की दुकान में खड़े करें और उनको कहो बच्चे खिलौना खरीदो, मैं विश्वास से कहता हूं 10 में से 8 बच्चे खिलौने के रूप में पिस्तौल खरीदना पसंद करते हैं, मशीन गन खरीदना। हम हमारे बच्चों को कहां ले जाएंगे? और इसी स्थिति है तो हमें इन बच्चों के जीवन की ओर हमारा हिंदुस्तान का दृष्टिकोण क्या हो, हमारे बच्चे आधुनिक युग में कैसे बने, बदलते हुए विश्व में हिंदुस्तान का बच्चा किस प्रकार से टिक पाए। एक नई विधा की जरूरत है। उस विधा का चिंतन मनन करने के लिए गुजरात इज फर्स्ट दुनिया में जिसने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनाई है। पीढ़ियों के लिए सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं। मित्रों, आज पूरे देश में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा है, दुनिया में चर्चा है। अब रोते बैठेंगे क्या? किसी ने साहस करना चाहिए मित्रों। और मैंने कहा अगर इरादा नेक है तो आपके साहस पर भी कोई शक नहीं करता है। और कोई ये हिम्मत करे कि अगर सोलार में आप आओगे तो हम 13 रुपए में बिजली लेने को तैयार हैं। आप कल्पना कर सकते हो करप्शन के कितने आरोप लग सकते हैं? क्या कुछ नहीं लग सकता है जी। और आमतौर पर राजनेता हिम्मत ही नहीं करेगा। मित्रों, मैंने किया। अगर मेरे मन में पवित्रता है तो मुझे क्या चिंता है? देश की भलाई के लिए मुझे करना पड़ेगा। और हमने की। परिणाम क्या हुआ? हमारी इस पॉलिसी को फुल स्टॉप कॉमा के साथ दिल्ली सरकार ने उठाया। लेकिन किया क्या? वो क्यों किया वो खोज का विषय है। उन्होंने हमने 13 किया था, उन्होंने 19 किया। इसकी भलाई के लिए भगवान है। अब मैं जैसे उनकी पॉलिसी आई मैं डर गया। मैंने कहा मेरे यहां 13 पे कौन आएगा भाई? ये सब जहां 19 मिलेगा वहीं जाएगा। व्यापारी आदमी तो कमाने के लिए काम करता है, कौन आएगा मेरे? उसके बावजूद भी मित्रों ये भी एक केस स्टडी करने जैसा है मित्रों। भारत सरकार ने सोलर एनर्जी में 19 रुपया देने के लिए फैसला किया और हमने 13 रुपया देने का फैसला किया। पूरे हिंदुस्तान में 120 मेगावाट सोलर एनर्जी होगा। हमारे पैसे कम थे लेकिन हमारे यहां 700 मेगावाट सोलर एनर्जी होगा। लेकिन हमने ये जो रिस्क लिया, ये साहस दिखाया, आलोचना होगी, आरोप होंगे, सब होगा, उसकी पूरी तैयारी के साथ किया। आज परिणाम क्या आया है मित्रों? वो दिन दूर नहीं होगा जब सोलर एनर्जी भी 7 रुपये 8 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी विद इन ए ईयर। और मैं विश्वास से कहता हूं कि 2017-18 तक पहुंचते पहुंचते कोल और गैस के भाव जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं,
स्थिति ये आएगी कि कोयले से, गैस से बनने वाली बिजली और सोलार से होने वाली बिजली दोनों के दाम इक्वल आ जाएंगे। अगर गुजरात ने साहस न किया होता, आलोचना झेलने की हिम्मत न दिखाई होती, आरोपों को झेलने की हिम्मत न दिखाई होती, तो सोलार एनर्जी में इस प्रकार का ब्रेक थ्रू न होता। मित्रों, हमने देश का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। शुरू में हमको महंगा पड़ा, लेकिन तब जाकर के स्थितियां बदली है और अब इससे भारत का भाग्य बदल सकता है। जहां पर सबसे ज्यादा सूर्य देवता तपते हो, वह देश सोलार एनर्जी की ओर मुड़ जाए तो मित्रों पूरे दुनिया के अंदर वो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में नंबर 1 पे जाकर खड़ा हो जाए। किसी ने तो करना पड़ता है, साहस दिखाना पड़ता है। जो बिल्कुल ही सुरक्षात्मक अवस्था में रहना चाहते हैं कि कुछ भी यार कुछ बच के चलो, वो भी कुछ कर नहीं सकते मित्रों। हाँ, इरादा नेक चाहिए। अगर नेक इरादा है तो लोग आपके साहस को भी स्वीकार करते हैं और एकांत बार गलती भी हो जाए तो भी लोग स्वीकार करते हैं। लोग बेईमानी स्वीकार नहीं करते। भाइयों बहनों, मैं अनुभव के साथ विश्वास से कहता हूं कि इस देश में स्वराज्य संभव है। इस देश को जगत गुरु बनाने का सपना जिन जिन लोगों ने देखा है, उसको पूरा करने का सामर्थ्य 120 करोड़ देशवासियों में है। चीजें बदली जा सकती है, फाइल में लाइट भरी जा सकती है और इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, फिर एक बार आज आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका आभारी हूं और अच्छा लगा मुझे भी अपने अनुभव की कुछ बातें आप सबके साथ बांटने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।